चलिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा। जो केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, एक होता है आसान, एक होता है बहुत आसान। तो ये बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि सबसे मुश्किल चैप्टर जो था वो था थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आप झेल के आ गए। एक होता है क्वांटम नंबर, सेकंड चैप्टर का मुश्किल टॉपिक जो मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट, और एक होता है चैप्टर 6 का थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि इसमें नई नई बातें, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, हीट, वर्क, ये सब नए नए टर्म्स आते हैं, तो थोड़ा मुश्किल सा लगता है। बाकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भी होते ही हैं खतरनाक इसके। लेकिन इक्विलिब्रियम जो है इस मामले में सही है, इक्विलिब्रियम के चैप्टर्स बहुत आसान है, इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ये भी बहुत आसान है, पूरा टॉपिक आसान है। ठीक, ध्यान से सुनो। तो इक्विलिब्रियम के तीन टुकड़े हैं बेटा जो कि हमें पढ़ने हैं। एक है फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्लियर। एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है बच्चों आयोनिक इक्विलिब्रियम। तीन टुकड़े इस चैप्टर के हो रखे हैं, हमें वो तीनों चैप्टर पढ़ने हैं, तीनों चैप्टर कह रहा हूँ, तीनों टॉपिक पढ़ने हैं। जिसमें से फिजिकल इक्विलिब्रियम जो है ये मैं हल्का सा ही बताऊंगा, आप इसे घर से पढ़ के आएंगे, मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। आपको ये पूरा रीड करना है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, सिर्फ थ्योरी है, आपको पढ़नी है और समझनी है। केमिकल इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट्स ज्यादा हैं, न्यूमेरिकल थोड़े से कम है। कितने न्यूमेरिकल हैं? तो अप्रोक्स 50 न्यूमेरिकल हैं। जी हाँ, अगर हम टोटल मिला ले, गुलाबी बक्सों को मिला ले और बैक एक्सरसाइज को मिला ले, तो गुलाबी बक्से में 12 या 11, किसी किसी बुक में 11, किसी किसी बुक में 12, और बैक एक्सरसाइज के आई थिंक 35 तक। तो 50 के आसपास क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल वाले वो आपको मिलेंगे इसमें। अब आप 50 सुनते ही घबरा रहे हैं कि सर आप तो कह रहे हो कि इसमें न्यूमेरिकल कम है, थ्योरी ज्यादा है। तो बच्चों ये 50 न्यूमेरिकल कम है इसके लिए, क्योंकि अगले जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है, कॉन्सेप्ट्स कम है, थ्योरी कम है, न्यूमेरिकल इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन आसान आसान है, बेफिक्र रहो। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना इसके 50 न्यूमेरिकल, तो सारे न्यूमेरिकल एक ही टाइप के हैं, एक ही टाइप के। आपको एक बार बेसिक सिखा देंगे, फिर आपको बस प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने 50 न्यूमेरिकल दिए हैं। सब में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक ही फॉर्मूला लग रहा है, अलग अलग फॉर्मूले भी नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इस इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग क्या है ना, इस इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज का कांस्टेंट होना, किसी भी चीज का कांस्टेंट होना, कांस्टेंट होना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम के भी दो टुकड़े हैं। जैसे एक पानी लीजिए बीकर में, ये हम ऑलरेडी आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा चुके हैं। यहां से यहां तक बेटा 5 लीटर होता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ इवेपोरेशन नहीं हो रहा, तो मैं आपसे पूछूं कि 4 घंटे बाद यहाँ पे कितना पानी बचेगा, तो आप कहेंगे 5 लीटर। अगले दिन 5 लीटर, अगले हफ्ते 5 लीटर, अगले साल 5 लीटर, अगले युग या अगली शताब्दी 100 साल बाद आना तो भी 5 लीटर, क्योंकि आपने इवेपोरेशन मना कर रखा है, तो 5 लीटर का 5 लीटर रहेगा। अगले युग में आ जाना, अभी कलयुग चल रहा है, सतयुग में अगर तुम लोगों ने जन्म लिया तो फिर तब आके देख लेना, तब भी ये 5 लीटर ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये चीज कांस्टेंट हो गई। ये कौन सी चीज? वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है, क्लियर। जबकि यहाँ देखो ध्यान से, तो फिर से आप देखो यहाँ पानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 लीटर पानी है, और यहाँ से मैंने छोटा सा छेद कर दिया इसमें नीचे, और इस छेद में से ना एक बूंद, एक एक बूंद नीचे गिर रहा है। और मैंने क्या करा, यहाँ पे टोटी लगा दी इस तरीके से, और यहाँ से एक एक बूंद नीचे आ रहा है इस तरीके से बाल्टी के अंदर। और मैंने इन दोनों की स्पीड ना सेम सेट कर दी है। जितनी देर में एक बूंद नीचे गिरती है उतनी देर में एक बूंद वापस आ जाती है, जितनी देर में एक नीचे गिरती है उतना ही एक वापस आ जाता है। तो आप बताओ, समय के साथ आपको नहीं लगता कि यहाँ भी 5 लीटर रहेगा? अगले दिन आओगे तो भी 5 लीटर, अगले साल आओगे तो भी 5 लीटर। लेकिन बेटा यहाँ भी, अच्छा एक और बात, ये भी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, लेकिन आप खुद ही सोचो कि दोनों अलग अलग फिनोमिना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा तब भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे हो रहा है लेकिन तब भी वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ऐसे वाले इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और ऐसे वाले को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक, डायनेमिक वर्ड का मीनिंग क्या है? चलता फिरता। मतलब यहाँ पे क्या होगा, दो प्रोसेस, दो प्रोसेस जो कि अपोजिंग नेचर के होंगे, अपोजिंग नेचर, वो चल रहे होंगे। अब कौन सा प्रोसेस है सर? एक पानी भरना, एक पानी निकलना। पानी भरना और पानी निकलना दो प्रोसेस है, और वो भी अपोजिट, एक भर रहा है तो एक निकाल रहा है, एक भर रहा है तो एक निकाल रहा है। अच्छा,
साथ ही साथ ये सेम स्पीड में होने चाहिए, सेम स्पीड में। मान लो कि ऊपर से एक बार में 10 बूंदे गिरती हैं और नीचे से सिर्फ एक ही निकल रही है, तो समय के साथ आप देखोगे वॉल्यूम बढ़ रहा है। मान लो कि नीचे 10 बूंदे गिर रही हैं और ऊपर से एक ही आ रही है, तो समय के साथ वॉल्यूम कम हो जाएगा। और मान लो एक बूंद गिरती है, एक बूंद निकलती है, एक बूंद गिरती है, एक बूंद निकलती है, तो वॉल्यूम 5 लीटर ही रहेगा। तो स्पीड सेम होनी चाहिए और प्रोसेस अपोजिट होने चाहिए, उसको हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अगर बात करें प्रीवियस नॉलेज की, प्रीवियस नॉलेज की इस चैप्टर के, तो बेटा आपको अगर ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है ना, आपको ग्रिप बनानी है एक बार में, कि सर एक ही बार आप पढ़ाओ और एक ही बार में मैं सारे क्वेश्चन कर डालूं, तो इसके लिए आपको एक टॉपिक आना चाहिए। वो टॉपिक है बच्चों स्टोइकियोमेट्री, या फिर आप कह सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट। अब जिन्होंने मेरे से शुरुआत से पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री दोनों टॉपिक जो है हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में। ठीक है, साक्षी जो है अभी अभी आई है। साक्षी माइक ऑन करो बेटा। यस सर। क्यों नहीं आई थी आज आप ऑफलाइन? सर मेरा फिजिक्स का भी सेम टाइमिंग ही था, 11 से 1। अच्छा, तो तुम्हें फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी हमसे? सर उसमें थोड़ा ज्यादा सिलेबस रह रहा है ना। अच्छा, मतलब कोई परवाह ही नहीं है केमिकल इक्विलिब्रियम की। सुनो ठीक है, अब तुम अभी आई हो, अभी से जितना समझ आए समझ लेना, बाकी ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डल जाएगी। चैनल का लिंक मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज में भेजा हुआ है ग्रुप में, कभी आज से एक हफ्ते पहले भेजा था। उस पर क्लिक करोगे आप सीधा चैनल पे आ जाओगे, वहां पे आपको ये रिकॉर्डिंग विद इन हाफ आवर ऑफ क्लास एंडिंग, जैसे क्लास खत्म होगी आधे घंटे बाद रिकॉर्डिंग वहां मिलेगी। तो शुरुआत के 15 मिनट जो आपने मिस किया वहां से देख लेना और अब यहाँ से समझो। ठीक है, चलो आगे ओके सुनो सर। बच्चों। अब मैं फिर से एक बार ब्रीफिंग कर देता हूँ। इस चैप्टर के 3 टुकड़े हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। आपको फिजिकल में सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, न्यूमेरिकल नहीं है। 2 पेज की थ्योरी है, अभी आप होमवर्क में लेके जाओगे, पढ़ के आओगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में थ्योरी ज्यादा है, न्यूमेरिकल थोड़े कम है। कितने न्यूमेरिकल है? 50 के आसपास न्यूमेरिकल है। अच्छा, आयनिक में थ्योरी थोड़ी कम है, न्यूमेरिकल ज्यादा है। कितने न्यूमेरिकल ज्यादा है? 70 के आसपास है। जी हाँ, इस चैप्टर के फिनिश होते होते तक आप लोग कम से कम 120 130 न्यूमेरिकल कर चुके होंगे। लेकिन यकीन मानो बहुत आसान न्यूमेरिकल्स है, बहुत सिंपल। इसके बाद इस वर्ड की मीनिंग क्या है? तो किसी भी चीज को जब कांस्टेंट कर देते हो तो आप कहते हो कि वो इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब जब समय के साथ उसमें बदलाव ना देखा जाए तो आप कहोगे इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, जिसमें 5 लीटर वॉल्यूम है, इवेपोरेशन नहीं होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं, तो ये हमेशा 5 लीटर रहेगा। यहाँ भी 5 लीटर वॉल्यूम था, लेकिन एक बूंद नीचे गिरती है, एक बूंद आती है, एक बूंद गिरती है, एक बूंद आती है, तो ये समय के साथ 5 लीटर ही रहेगा। लेकिन इसमें फर्क है, इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यहाँ हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक में 2 चीजें होती है, एक तो 2 प्रोसेस अपोजिंग नेचर के चल रहे हैं, एक पानी भर रहा है, एक निकल रहा है, 2 प्रोसेस हो गए, भरना और निकलना अपोजिट हो गए और सेम स्पीड से हो रहे हैं। यानी अगर एक बूंद गिर रही है तो एक बूंद यहाँ आ रही है, तभी ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आएगा। फिर मैंने बताया कि प्रीवियस नॉलेज क्या चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, ये 2 टॉपिक अगर आपके क्लियर हैं तो आपको इस चैप्टर में मजा आएगा। अदरवाइज आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब सभी बच्चे एक बार रेज हैंड कर दे कि सर यहाँ तक हमें क्लियर है, आगे पढ़ाओ। सभी बच्चे सिर्फ रेज हैंड कर दें। वेरी गुड, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10, 12, 15। वेरी गुड, क्या स्पीड है, एकदम गजब, स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज हो। 17 बच्चे, 18 बच्चे, 19 बच्चे। बस मल्लिका आपने रेज हैंड नहीं करा, प्लीज कर दीजिए। मल्लिका आप हैं क्लास में? मल्लिका माइक ऑन कर दो, यस बोल दो जी अगर। सर मैं हूँ। ठीक है ठीक है, तो आप रेज हैंड नहीं कर पा रहे हैं? नहीं सर, ऑप्शन नहीं आ रहा, मैंने अभी डाउनलोड किया है इसको। अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलिए, तो हमने क्लियर कर दिया आपके सभी के रिस्पॉन्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मलिका, बढ़िया लग रहा है ऐसे या फिर ऑफलाइन में ज्यादा मजा है? नहीं सर, ऑनलाइन ही ज्यादा सही। ऑनलाइन ज्यादा सही है? हाँ सर, इसमें बातें बातें नहीं हो रही ना फालतू। हाँ, अरे वाह भाई वाह, तुम्हें भी बातों की टेंशन है। सोनल ये तुम्हें इशारा कर रही है बेटा।
नहीं सर, वो उसको पता है ना कि मैं चुप बैठी हुई हूँ, तो उसको बुरा लग रहा है कि मैं चुप नहीं जा। हाँ देखा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद अब एक और बात सुनो, थोड़ा सा बेसिक और सुनो बेटा। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब आप पढ़ते हैं, बेसिकली कोई भी आप केमिकल रिएक्शन कराते हैं लैब में, तो आप तीन बातों को लेके ज्यादा कंसर्न रहते हैं। और वो तीन बातें क्या है बेटा? 3 एस्पेक्ट्स। पहला एस्पेक्ट तो ये बेटा, फिजिबिलिटी मतलब क्या वो रिएक्शन होगी भी, जो हम करने जा रहे हैं लैब में, करने जा रहे हैं वो होगी कि नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो बच्चे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हैं उन्हें पता है ये चीज। सर आप थर्मोडायनेमिक्स में बताओगे डेल्टा जी के माध्यम से। जिन्होंने डेल्टा जी पढ़ लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा अगला टॉपिक उनका यही होने वाला है। तो डेल्टा जी आपको ये बता देता है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। और ये चीज आप कहाँ पढ़ के आए हो? तो ये चीज आप पढ़ के आए हो बेटा थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन जब आप अभी नोट्स में पढ़ने भेजूंगा आपको, तो वहां थर्मोडायनेमिक्स ना लिखकर वहां लिखा हुआ है केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, केमिकल एनर्जेटिक्स लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। केमिकल एनर्जेटिक्स मतलब यही है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक। अच्छा, सेकंड कंसर्न क्या है हमारा? सेकंड कंसर्न ये है बेटा कि एट व्हाट रेट, किस स्पीड से रिएक्शन होगी। पता तो चल गया कि हो रही है, अब पता चला 2 साल बाद होगी, खत्म। तो यार 2 साल तक बैठे थोड़ी रहोगे लिख के कि हाँ भाई अब प्रेशर बढ़ा, अब कलर चेंज हुआ, अब हीट निकल रही है। नहीं, इतना समय किस पे है? तो 2 साल बाद होगी या 2 सेकंड्स में हो जाएगी, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी रिएक्शन के लिए। तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे? ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में 12th क्लास के अंदर। इसके बाद तीसरा हमारा कंसर्न रहता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन किस हद तक जाएगी, रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो जाएगी। इसका मीनिंग थोड़ा लेट समझ आएगा आपको, लेकिन आ जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में और 11th क्लास यानी कि यही चैप्टर इक्विलिब्रियम, इसी में पढ़ेंगे इस चीज को कि एट व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक रिएक्शन होगी। ठीक है, जैसे खूब सारे लकड़ी के वो ले लो, ठीक है, खूब सारे लकड़ी के गट्ठे ले लो और उन्हें जलाओ। जलाने के बाद आप जब वो सारी लकड़ी जल जाएगी तो आप आना 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद, आप नोटिस करोगे कि कुछ लकड़ी के पीस जले नहीं है, रह गए हैं। तो किस हद तक लकड़ी जली है? 90% जल गई, 95% जल गई, 99% जल गई, 99.9999% जल गई। किस हद तक जली है वो आप पता करोगे इस चैप्टर के द्वारा। क्या सर वो कंप्लीटली 100% राख में कन्वर्ट नहीं होता? नहीं, आप नोटिस करना, आप लकड़ी जलाना, घर जाके कई सारी 4-5 लकड़ी के गट्ठे, बड़े बड़े गट्ठे लेना, आग लगा देना, जलती रहेगी। आप हाथ सेक लेना, खाना ना बना लेना। कुछ देर बाद जाके देखना कुछ पीसीस आपको लकड़ी के वहीं मिलेंगे राख के अंदर, जो कि जले नहीं है। अब क्या रीजन हो सकता है कि जले नहीं है, वो छोड़ो, वो हम उसमें, वो एक अलग चीज है, वो अलग एग्जाम्पल है, और यहाँ पे जब पढ़ेंगे वो एक अलग एग्जाम्पल है। तो किस हद तक रिएक्शन कंप्लीट होगी वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। ये है हमारा इस केमिकल रिएक्शन के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आराम से आप इसे देखो, फिर बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। चलिए अब चलते हैं बेटा, थोड़ा सा फिजिकल इक्विलिब्रियम आपको पढ़ा देते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम, और फिर आप इसको खुद संभाल लेना, आप बहुत होशियार बच्चे हैं, ठीक है। और 2 पेज पढ़ने को बोलूंगा, 2 पेज आप तुरंत पढ़ डालेंगे, कम से कम लगेंगे आपको 15 से 20 मिनट, लेकिन वो होमवर्क है, तो आप उसे जितना जल्दी करें जितना लेट करें वो आपके ऊपर है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा, यहाँ पे ना कोई भी केमिकल चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या होगा यहाँ पे एक्चुअल में? देखो, जैसे पानी है, पानी लिक्विड में है, तो अगर ये पानी जो है अपने गैसियस स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो देखो पानी से पानी रहा, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, सिर्फ चेंज किसका हुआ? लिक्विड से गैस, यानी फिजिकल स्टेट का, तो इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल देखो, आप एक बाल्टी लो और बाल्टी के अंदर आपने पानी डाल दिया ऐसे करके, और ढक्कन बंद कर दो, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट होगी। वही जब ढक्कन बंद करोगे तो वैक्यूम तो क्रिएट करके नहीं करोगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट होगी। वो हीट क्या करेगी बच्चों? इस पानी पे लगेगी, और पानी पे लगेगी तो पानी वेपोराइज होगा, ऐसे करके पानी वेपोराइज होगा।
ठीक है, अब मैं उस वेपराइज को वेपर्स डॉट डॉट बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, हटा रहा हूं उसे और ये डॉट डॉट बना रहा हूं इस तरीके से, ऐसे। अब आप ही खुद ही बताओ, ये डॉट जो है, ये डॉट ऐसे घूम रहे होंगे दीवार में, ऐसे टक्कर भी मार रहे होंगे, प्रेशर भी जनरेट करेंगे, घूम रहे होंगे। लेकिन अगर ये दोनों वेपर्स, दो वेपर्स ऐसे टकरा गए ना बेटा, तो ये कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होके लिक्विड बन जाएंगे। जैसे दो घूम रहे, ठीक है, अच्छी बात है। जैसे ये ऐसे करेंगे तो ये लिक्विड बन के नीचे आ जाएंगे। और बेटा जब भी दो वेपर्स ऐसे करके लिक्विड बन के नीचे आते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं। अब वो एनर्जी बाहर तो जा नहीं सकती क्योंकि बर्तन बंद है, वो एनर्जी यहीं घूमेगी और वो एनर्जी फिर से पानी को टच करेगी, पानी फिर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, फिर कुछ वेपर्स टकराएंगे, फिर लिक्विड बनेंगे, फिर लिक्विड उस गर्मी को लेगी, फिर वेपर्स में कन्वर्ट होगी, मतलब इक्विलिब्रियम में आ गया। जितना पानी ऊपर जा रहा है उतना ही वो टकरा के वापस आ रहा है, जितना पानी ऊपर जा रहा है उतना ही वो टकरा के वापस आ रहा है। तो उसी को मैंने यहाँ लिखा है। अब जब ये इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं तो अब क्या होगा, ये जो गैस के पार्टिकल है ये दीवार पर टक्कर मार रहे हैं और इस दीवार पर टक्कर मार के ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं बच्चों वेपर प्रेशर। सर आराम से, हाँ बेटा। सर आपने तो बोला था कि वेपर्स जो है मॉलिक्यूल आपस में नहीं टकराते, लेकिन बात पकड़ रही हो हमारी। स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया था कि एक्चुअल कोलिजन नहीं होता है, वो यही है बेटा कि जब दो मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, इतना पास आ जाएंगे कि वो कंडेंस हो जाए। ठीक है, इतना पास आ जाएंगे कि वो कंडेंस हो जाए। डन। सर लेकिन ये तो उसमें भी था ना एब्सोल्यूट जीरो में, और आपने मना किया था। नहीं, एब्सोल्यूट जीरो नहीं था, ये था बेटा उसमें केएमटी था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। उसमें एक पोस्टुलेट था कि कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन, और मैंने कहा था कि एक्चुअल में कोलिजन नहीं होता। मैं अभी भी मानता हूं अपनी बात पे कि एक्चुअल में कोलिजन नहीं होता, बस वो दो वेपर्स इतना पास आ जाते हैं कि वो कंडेंस हो जाते हैं, इतना पास आ जाते हैं कि वो कंडेंस हो जाते हैं, टच नहीं होंगे एक दूसरे में, बस थोड़ा पास आ जाएंगे और कंडेंस होके लिक्विड। याद करो, जब दो पार्टिकल्स पास आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उनके बीच में, वही वैन डर वाल्स फोर्स लग रहा होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा होगा। तो जब पास ले आओगे तो ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स लग जाएगा या ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड लग जाएगा और फिर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होकर नीचे, तो वो टच नहीं कर रहे, थोड़ा सा पास आ रहे हैं। बताओ, आया समझ दिशा? यस सर। ओके। तो बच्चों इस केस में जो दीवार पे टक्कर लग रही है ना, जो भी प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको एक नाम दिया गया है वेपर प्रेशर। इसको बताने के पीछे ये लॉजिक है कि 12th क्लास में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन नाम का, उसमें टॉपिक आएगा वेपर प्रेशर और न्यूमेरिकल आएंगे दबा के इसमें। तो पहले से थोड़ा जान लो कि वेपर प्रेशर क्या होता है तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये जो इक्विलिब्रियम आ गया, ये आ गया लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। इसी प्रकार से हो सकता है कि H2O सॉलिड और H2O लिक्विड में बन जाए इक्विलिब्रियम। ये कैसे बनेगा? सर एक तो बार सेम ही बात। पेपर प्रेशर हाँ दोबारा बताना। बेटा, वेपर प्रेशर जब दीवार पे टक्कर मारेगा, ये वेपर जब दीवार पे टक्कर मारेंगे तो जो प्रेशर जनरेट होगा उसको एक नाम, इतना ही था वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे ना बर्फ के पीसीस ले लो, ये बर्फ के पीसीस है, यानी आप इन्हें आइस क्यूब्स वगैरह जो बोलते हो वो बोल लो, आइस क्यूब्स। और थोड़ा सा पानी वानी भी ले लो, थोड़ा सा पानी वानी भी ले लो। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बर्तन बंद है, प्लीज ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो गर्मी होगी, ये जो हीट होगा, यहाँ पे हीट होगा, वो हीट जो है बर्फ को लगेगी। ठीक है, और एक बच्चा माइक ऑन कर लो, कौन माइक ऑन करेगा? वेदांत, आप माइक ऑन करो जल्दी। सर मुझे करना है क्या? वेदांत, हाँ सर कर लिया। आपको तुम खा रहे हो क्या कुछ? नहीं सर नहीं, कुछ नहीं खा रहा। लग तो ऐसे रहा है बेटा, खा रहे हो और पढ़ रहे हो। पॉपकॉर्न, मम्मी थोड़ा कोल्ड ड्रिंक लाना। नहीं सर थोड़ा नहीं। ब्रेक पे कोल्ड ड्रिंक लिया। चलो ठीक है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ वेदांत आपसे कि जो यहाँ पे गर्मी है, जब वो बर्फ को लगेगी तो बर्फ पिघल जाएगा। हाँ हाँ सर पिघल जाएगा। हाँ सर पिघल जाएगा। आइस जो है वो हीट को लेके लिक्विड बन जाएगी। और एक बात बताओ, अगर आप आसपास की हीट को गायब कर रहे हो तो जो यहाँ पानी होगा वो जम जाएगा। यस और नो? यस सर। आपके रूम, अब बंद कर लो, माइक बंद कर लो।
अब जैसे बेटा आप लोगों के रूम में ना पानी रखा है, और पानी इसलिए है क्योंकि वहां पे कुछ गर्मी है, इसीलिए वो पानी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है ना। आप एक काम करो, अपने रूम की गर्मी को बाहर निकाल दो। तो सोचो कि अगर आप आपके रूम की गर्मी को बाहर निकाल दोगे तो वो लिक्विड जो पड़ा हुआ था क्या वो सॉलिड नहीं बन जाएगा? तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की जब हीट गायब होगी तो जो पहले से लिक्विड है वो सॉलिड बनेगा, और जो सॉलिड है वो लिक्विड बनेगा। सर इस फिर तरीके से नॉर्मल रूम equilibrium- टेम्परेचर से इतना हो जाएगा, सॉलिड में नहीं तो बनेगा? नॉर्मल रूम टेम्परेचर की जो गर्मी है वो तो बर्फ ने ले ली ना बेटा, बर्फ ने पिघला के अच्छा। ले ली। यहाँ पे जो भी हीट थी वो गायब हो गई, क्यों? बर्फ ने उसको कंज्यूम कर लिया। जितनी हीट थी बर्फ कंज्यूम करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, खुद तो पिघल गई, बर्फ लिक्विड बन गई। लेकिन जो पहले से ही लिक्विड था, अब उसको देखोगे तो वहां हीट है नहीं, तो वो लिक्विड जो है सॉलिड बन जाएगा। तो एक तरफ पानी ओके बर्फ सर। बन रही है, दूसरी तरफ बर्फ पानी बन रहा है, ठीक है। तो सर ये ये इक्विलिब्रियम आ गया। ओपन वेसल में होगा? बेटा नहीं, बंद बर्तन में होगा, ऊपर में तो सब पर कूल सर जाएगा। आप अभी बता रहे थे कि हीट गायब हो जाएगी, हीट कहाँ गायब होएगी? बेटा बर्फ में, बर्फ हीट ले लेगी। सर तो जो लिक्विड बना है उसमें तो हीट होगी ना? हाँ, थोड़ी बहुत हीट होगी। तो सर सर फिर तो सर वो वो जम कैसे बर्फ जाएगा? कैसे बन जाएगी वो लिक्विड, अगर हीट होगी तो? बेटा जो पहले से बर्फ थी वो लिक्विड बन गई, जो पहले से लिक्विड था वो बर्फ बन गया। ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। आपको यकीन नहीं होता, आप एक काम करना, रुको रुको दिशा, रुक जाओ। आप एक थर्मोफ्लास्क लो, 100% थर्मोफ्लास्क, प्योर तो मिलेगा नहीं आपको, आपने संडे मार्केट का खरीदा हुआ होगा, तो उसे लो, उसमें 4-5 आइस क्यूब्स डाल दो और थोड़ा सा पानी डाल दो। अब पानी गर्म मत डाल देना खोलता हुआ, वरना सारी बर्फ पिघल जाएगी। थोड़ा ठीक ठंडा पानी डालना, ढक्कन बंद कर दो और कुछ देर बाद खोल के देखना। आप बताओ क्या सारी बर्फ पिघल जाएगी या थोड़ी बहुत बर्फ के पीसेस बचे रहेंगे अभी? सर सर बचे बचे रहें। रहेंगे। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो मैं बता देता हूँ, बचे रहेंगे। पता है क्यों? उस थर्मोफ्लास्क में से गर्मी बाहर नहीं गई है। अगर वो नॉर्मल बाल्टी में लोगे ना, नॉर्मल बाल्टी ले लो, उसमें करो ये काम कि बर्फ डाल दो और पानी डाल दो, तो कुछ समय बाद आओगे तो सिर्फ पानी पानी मिलेगा, बर्फ पिघल गई। क्यों? बर्फ ने सराउंडिंग की हीट ले ली। लेकिन जब ढक्कन बंद है, ढक्कन बंद है, तो बर्फ उसमें रहेगी बेटा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। मैं मानता हूँ कि थोड़ी बर्फ कम हो जाएगी। अगर तुमने 10 क्रिस्टल्स लिए थे, 10 क्यूब लिए थे, तो 8 बचेंगे, 7 बचेंगे, 6 बचेंगे, चलो 4 बचेंगे, लेकिन बचेंगे। उसके बाद 4 क्यूब से नीचे नहीं जाओगे, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इस तरीके से बनेगा कोई सॉलिड, ऐसे बनेगा एक सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस। अब ये सब चीजें आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ना है। पता कैसे पढ़ना है? आप पीडीएफ ओपन करेंगे, पीडीएफ ओपन करने पे पेज नंबर 2 और 3 में आपको यही टॉपिक मिलेगा। पेज नंबर 1 पे क्या मिलेगा? पेज नंबर 1 पे आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन। पेज नंबर 1 पे आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन, जो कि थोड़ी देर बाद मैं आपको भेजूंगा पढ़ने के लिए। आपको पढ़ के आना है, तरीके से पढ़ना है, कोई शॉर्टकट नहीं कि सर पढ़ लिया, 2 लाइन पढ़ ली, 4 लाइन पढ़ ली। एक एक लाइन को पढ़ना, तब चैप्टर जल्दी क्लियर होगा, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए अब बढ़ रहे हैं आगे बेटा। सर उसका टॉपिक ऐसा है, अब आप इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंज। हाँ हाँ, ये ऐसे ही है, फिजिकल चेंज, ठीक है। तो पढ़ के ही समझ आ जाएगा बेटा। सर आप ये जो पीडीएफ बता रहे हो, पीडीएफ के पेज नंबर, ये आप हैंड रिटन नोट्स के बोल रहे हो ना? नहीं बेटा, ये मैं आपको किताब के बोल रहा हूँ जिसमें 21 पन्ने भेजे हैं मैंने, जो मैंने कल भेज दिए थे। अब समय आ चुका है, 20 मिनट आधे घंटे पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद समय आ चुका है। आप लोग जाओ, जो किताब की पीडीएफ आपको भेजी है मैंने, किताब की पीडीएफ, ठीक है। किसके पास नहीं है? ओली आपके पास है? भेज दिए मैंने क्या? ये भेजूं? सर देख के बताती हूँ। मैं भेज देता हूँ, मेरे ख्याल से मैंने नहीं भेजी आपको शायद। सर भेज दिया, भेज दिया है ना? भेज दिया, हाँ चेक कर लिया मैंने, भेज दिया। तो बच्चों, जो मैंने किताब भेजी है जिसपे लिखा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम एंट्रोपी, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, 21 पन्नों की वो पीडीएफ है। पहला पन्ना से पढ़ के आना है आपको। आपके पास 5 से 7 मिनट का समय है,
आके रेज हैंड करना है कि हाँ सर हमने पढ़ लिया, और जो नहीं समझ आया प्लीज मुझसे पूछो माइक ऑन करके। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, शुरू हो जाओ। जल्दी जाओ। सर चैप्टर का नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है। बेटा वो छोड़ो ना, क्या नाम है कि नहीं, तुम पढ़ लो वेदांत। ओके सर, वैसे पढ़ लिया सर मैंने। ठीक है, अब मेरी जवाब सुनो। चैप्टर 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, केमिकल और आयनिक। थर्म एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में दोनों मिला के दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको चेक करना कि कहाँ पे ये है तो एनसीईआरटी में जाना है, जहाँ एसिड बेस एंड सॉल्ट लिखा हो वहां पे आयनिक इक्विलिब्रियम चालू होता है, उससे पहले सब केमिकल इक्विलिब्रियम। किताब में मिक्स करके दिया हुआ है एनसीईआरटी में। मैं आपको टुकड़ों में पढ़ाऊंगा, पहले केमिकल पढ़ाऊंगा, केमिकल के 50-60 क्वेश्चन करेंगे, देन आयनिक करेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 में से 2 क्वेश्चन पक्का केमिकल के होंगे और 2 आयनिक के होंगे, क्योंकि आयनिक थोड़ा टफ पड़ता है तो टीचर उसको देने से थोड़ा कतराते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम आसान पड़ता है तो टीचर्स इसको ही जल्दी देते हैं। तो आपको इस पे अच्छे से हार्ड वर्क करना है। 3 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया है तो बहुत जल्दी पढ़ के आ गए भाई, थोड़ा सा तरीके से पढ़ो चीजों को। पीयूष तिवारी सर? तो ये तो हमेशा रेज हैंड कर देते हैं। हाँ दिशा बोलो। सर इसका मतलब क्या है कि इफ द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव द रिएक्शन इज फीजिबल। बेटा आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा लास्ट क्लास? डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है, फिजिबल स्पॉन्टेनियस एक ही बात है। ओके सर। अभिरू बेटा माइक ऑन करो। अभिरू नहीं करोगे, गुस्सा हो। चार बच्चों ने रेज हैंड कर दिया है, बाकियों का हम वेट कर रहे हैं। सर सेकंड पीयूष पेज रावत। पढ़ना है। नहीं बेटा, सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ना है, ओनली फर्स्ट पेज पढ़ना है बच्चों। उसमें भी फिजिकल वाला टॉपिक छोड़ना है, सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ना है, उसमें भी फिजिकल करके नीचे हेडिंग होगी वो छोड़ना है। वेरी गुड, 11 बच्चों ने एकदम से रेज हैंड कर दिया। निपटा रहे हैं बच्चे अब तुरंत, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब निपटा रहे हैं अब। ओके 14 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया। अंशुमन रह गए, दिशा रह गए, लक्ष्य वीर सिंह रह गए, मलिका रह गई। मलिका माइक ऑन करके बोल दो अगर आपने पढ़ लिया है तो, वरना वेट करेंगे। एक एक बच्चे का वेट करते हैं यहाँ पे हम। सर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं, मैकेनिकल में नहीं, केमिकल वाले में ही होगा। मैकेनिकल इज डिफरेंट थिंग। कोई एग्जांपल दिया होगा उन्होंने जरूर इस बात को समझाने के लिए। ओली रेज हैंड कर लो अगर आपने पढ़ लिया है तो एक बार फिर से। और दिशा आपका रेज हैंड रह गया बेटा, प्लीज जल्दी पढ़ो।
दिशा, कुछ बोल तो दो कि सर रुक जाओ 2 मिनट, या फिर पढ़ लिया है। कोई बोला करो, ऐसे बोल, बस मुझे ऑनलाइन में यही दिक्कत रहती है कि जब बच्चे बोलते नहीं है ना तो मेरे को थोड़ा इरिटेशन हो जाता है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं बजा सकता नहीं हूँ तुम्हें यहाँ पे ऑनलाइन में, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है क्लास का, ऑनलाइन क्लास का। यहाँ बच्चों को पीट नहीं पाएंगे, ठीक, पीटेंगे तो तुम पढ़ोगे कैसे। चलो आगे सर ये तो बढ़ते हैं। एडवांटेज। ये बच्चों के पर्सपेक्टिव से एडवांटेज है, सिस्टम के पर्सपेक्टिव से एडवांटेज है, सराउंडिंग के पर्सपेक्टिव से डिसएडवांटेज है, ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब शुरू करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा पीडीएफ के पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे आप शुरू करेंगे तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम हेडिंग दिख जाएगी साफ साफ। अभी जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको भेजने वाला हूँ थोड़ी देर में, पहले समझ लो। यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले आपको 2 टाइप की केमिकल रिएक्शन से मुझे मिलवाना है, ठीक है। ये वो नहीं है 10th क्लास में था ना, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, वो नहीं है। यहाँ पे हम अलग टाइप की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, पहली बात। दूसरी बात, बच्चा क्या करता है, इसको मिक्स कर देता है रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स से। नहीं बच्चों, याद करो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या था, एक रेत का पार्टिकल हटाया, एक और हटाया, एक और हटाया, पिस्टन आपको मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत स्लो थे। इरिवर्सिबल में क्या था, ब्लॉक रखा था, तुरंत आपने हटाया, तुरंत ऊपर पिस्टन। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट, रिवर्सिबल प्रोसेस आर स्लो।